नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फ्रेश एंड फास्ट का। सुबह की सभी ताजी खबरें तेज रफ्तार में आपके सामने। लेकिन शुरुआत करते हैं आसमानी आफत से जुड़ी खबर के साथ। बाढ़ बारिश से तबाही उफनती नदी के बीच बड़ी खबर यह है कि हिमाचल के सोलन में पुल बह गया। कई गांवों के बीच ये संपर्क सेतु की तरह काम कर रहा था, लेकिन इस पुल के टूटने की वजह से संपर्क टूट चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है हिमाचल के। आप ये तस्वीर देखिए, हिमाचल के सोलन की ये तस्वीर। किस तरीके से ये पुल देखते ही देखते धराशायी हो गया। भारी भरकम पुल, दोनों ओर लोग खड़े थे और लोग बाढ़ के पानी की विनाश लीला देख रहे थे। किस तरीके से जो नीचे का पिलर था वो कमजोर हुआ और उसके बाद ये पुल देखते ही देखते दो हिस्सों में टूट गया। हिमाचल के सोलन की तस्वीर आपने देखी। अब आपको कुल्लू की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर उफान पर ब्यास नदी है और ब्यास नदी की तेज धारा में एक ट्रक बह गया। लोगों ने कैमरे में इस तस्वीर को कैद कर दिया। हमने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई है किस तरीके से पानी की तेज धारा अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जा रही है। अब ये तस्वीर देखिए, कई टन ये वजनी ट्रक है और वो किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह पानी की तेज धारा में बहते चला गया। ये कुल्लू की तस्वीर है। ब्यास नदी की तेज धारा बहुत ज्यादा किनारों को तोड़ती हुई अपने प्रचंड वेग के साथ आगे बढ़ रही है और इसी में जब ट्रक धारा की चपेट में आया तो उसकी जद में आया, ये पानी में समाता चला गया, बहता हुआ चला गया। अब दो तस्वीरें आपके सामने है। कुल्लू की तस्वीर देखिए, जहां पर ट्रक पानी में बह गया ब्यास नदी की तेज धारा में। दूसरी तरफ सोलन के परमाणु से भी भयानक तस्वीर सामने आई, जहां एक साथ कई गाड़ियां पानी में बहती नजर आई। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, कुल्लू की पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कैसे ट्रक पानी में बहता चला जा रहा है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, रिहाइश इलाका है। रिहाइश इलाका में बीच की सड़क, गाड़ियां सड़क के किनारे पार्क की हुई थी, लेकिन जैसे ही पानी की तेज धारा आई गाड़ियों को अपने साथ बहा कर लेकर चली गई। एक एक कर आप देखिए, ये गाड़ियां, कार जो कि पर्यटकों की हो सकती है, जो लोग वहां पर रह रहे थे उनकी गाड़ियां हो सकती हैं, वो इस पानी की तेज धारा में बहती चली गई। अब शिमला की तस्वीर आपको दिखाते हैं। शिमला में भी भारी बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के बीच कोकू नाला पुल बह गया। कई गांवों को शिमला से जोड़ता था ये पुल, कोकू नाला पुल, लेकिन ये भी पानी की भेंट चढ़ चुका है। पानी की तेज धारा की भेंट चढ़ चुका है। आप देखिए कैसे ठीक बीचों बीच ये पुल टूट गया। दरअसल जो इसका पिलर था, जो कि इसका स्तंभ था, उसके नीचे की मिट्टी खिसक गई और मिट्टी खिसकने के बाद ये पुल कमजोर पड़ गया और उसके बाद पुल आप देखिए किस तरीके से बीचों बीच से दो हिस्सों में टूट। और इसी बीच सोलन से एक और बड़ा अपडेट आया है। भीषण लैंडस्लाइड, शिमला कालका हाईवे को बंद करना पड़ा है। नेशनल हाईवे 5 पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है लैंडस्लाइड की घटना के बाद। तो ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से शिमला कालका जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 5, उस पर बड़ी तादाद में गाद आ गया है। लैंडस्लाइड के बाद मलबा आ चुका है, पानी इस सड़क से होकर बह रहा है। इसके बाद इस सड़क को यातायात के लिए बंद करना पड़ा। शिमला कालका हाईवे नेशनल हाईवे 5 है। और चलिए आपको किन्नौर लेकर चलते हैं। वहां से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है किन्नौर से, जहां पर रामनी के पास लैंडस्लाइड हुआ है। यातायात प्रभावित हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद रोड पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। गनीमत रही कि वहां पर कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। उस दौरान कोई इस लैंडस्लाइड वाली जगह पर मौजूद नहीं था, वरना आप सोचिए अंजाम क्या हो सकता था। गाड़ी चकनाचूर हो सकती थी, गाड़ी में बैठे लोगों की जान जा सकती थी। किन्नौर की ये तस्वीर है किस तरीके से पहाड़ों पर आफत इस समय बरस रही है। लैंडस्लाइड की घटनाओं में बहुत ज्यादा इजाफा। अगले 48 घंटे अभी भी काफी क्रिटिकल होने वाले हैं। अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं। लैंडस्लाइड की दो तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ किन्नौर के लैंडस्लाइड की तस्वीर है, दूसरी तरफ सोलन के अश्विनी खड़ के पास अचानक से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर आ गया। दोनों कुदरती आफत के बाद रास्ता ब्लॉक हो चुका है, आवाजाही बंद है, मलबे को हटाने का काम चल रहा है ताकि एक बार फिर से ट्रैफिक को मूव करवाया जा सके। हिमाचल के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त तबाही है। इस मानसून में हालात कितना बिगाड़ा है, कितना नुकसान पहुंचाया है, ये भी आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। 4000 करोड़ का नुकसान अकेले हिमाचल प्रदेश में।
4833 योजनाएं प्रभावित हुई हैं। 250 करोड़ के सड़क पुल बह गए, अब उन्हें फिर से बनाना पड़ेगा। 50 से ज्यादा मकान बह गए। 100 घरों और होटलों को नुकसान पहुंचा है। 1007 रूटों की जो बसें हैं, यानी अलग अलग 1007 रूट पर जो बसें चलती हैं, उनको रद्द करना पड़ा है क्योंकि रास्ता बंद है। 452 बसें अभी रास्ते में फंसी हैं। 300 से ज्यादा पर्यटक अलग अलग जगहों पर रास्ते में फंसे हुए हैं, जो कि शिमला मनाली या फिर किसी हिल स्टेशन पर मौसम का आनंद लेने के लिए या फिर हिल स्टेशन का आनंद लेने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन वो भी फंसे हुए। बीते 3 दिन हिमाचल के लिए क्यों तबाही के साबित हुए हैं, किस तरीके से वहां पर जबरदस्त तरीके से आफत बरती है, उसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। और वजह यह है कि 29 जगहों पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई हैं। फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई हैं 29 जगहों पर। इसकी वजह से काफी ढेर सारा मलबा आ गया, सब कुछ अपने साथ बहा कर लेकर चला गया। चाहे रास्ते में आने वाला पेड़ हो, दुकान हो, मकान हो, जो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, उससे अपने साथ बहा कर लेकर चला गया। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर बादल फटे हैं। ये घटनाएं सामने आई हैं। जापान आपको लेकर चलते हैं, जहां पर बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। भारत के साथ साथ जापान भी इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में है। जापान के क्यूशू द्वीप पर बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। दक्षिण पश्चिम जापान बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। लैंडस्लाइड की वजह से 6 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। क्यूशू द्वीप पर फ्लैश फ्लड की वजह से हालात और ज्यादा खराब हो गए। प्रशासन ने क्यूशू और चुगोकू में रह रहे 17 लाख से अधिक लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। और अब अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में भी मानसून का प्रकोप जारी है। उत्तरकाशी की बात करेंगे, जहां पर तेज बहाव के बीच गाड़ी फंस गई। रस्सी के सहारे ड्राइवर का रेस्क्यू किया गया, उसे बचाया गया। तो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। आप देखिए किस तरीके से तेज बहाव के बीच गाड़ी फंसी, उसके बाद जैसे तैसे ड्राइवर को रस्सी के सहारे रेस्क्यू करना पड़ा। ये तस्वीर आप देखिए कितनी जबरदस्त पानी की रफ्तार है, और उस पानी की रफ्तार के बीच ये सामान ढोने वाला वाहन फंस गया। इसके बाद जेसीबी को भी मौके पर बुलाया गया था। जेसीबी भी एक और खड़ी रही। ड्राइवर को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। ट्रैक्टर के जरिए इस रेस्क्यू को अंजाम दिया गया। अब 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तरकाशी के अलावा चमोली में भी अचानक से मलारी जुम्मा नदी का वाटर लेवल बढ़ गया। ग्लेशियर टूटने से नदी का जलस्तर बढ़ा है, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही जोशीमठ मलारी हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों के मूवमेंट पर भी इसका असर पड़ा। तो हिमाचल की बात एक बार फिर से, जिसने 2 दिन मानसूनी मुसीबत झेली है। अब अगले 2 दिन यानी 11 और 12 जुलाई को उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। किन किन जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है आपको बता देते हैं। उत्तराखंड के किन किन जगहों पर ज्यादा बारिश हो सकती है, तो 11-12 जुलाई को बच के रहना है। उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा चमोली में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चमोली के बाद टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये सारे जो इलाके हैं वहां पर भारी बारिश का अलर्ट है, यानी 11 और 12 मुश्किल है। इसके अलावा चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, इन जगहों पर अगले 48 घंटे यानी 11 और 12 तारीख को भारी बारिश का अलर्ट है। तो अगर आप इन इलाकों में तो थोड़ा सा संभल के आप बाहर निकलिए, कोशिश करिए घर पर रहिए अगर कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तो। इस बीच बड़ी खबर है अंबाला से, जहां पर 731 छात्राओं को बचाया गया है। अंबाला के चंडीगढ़ रोड पर चमन वाटिका स्कूल है, जहां पर तेज बारिश हुई, घग्गर नदी का पानी स्कूल में बढ़ गया और उसके बाद 731 छात्राएं फंस गईं। तस्वीरें देखिए, सेना के जवान वहां पर पहुंचे हुए थे, रेस्क्यू ऑपरेशन करके इन छात्राओं को बाहर निकाला। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता गया था। स्कूल के भीतर जब पानी जा घुसा, प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे, सेना के लोग पहुंचे। पानी की धारा के बीच इन 731 छात्राओं का रेस्क्यू किया गया। हरियाणा के अंबाला की बात, जहां पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर जल भराव है। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस हाईवे पर, हरियाणा के अंबाला की अगर बातचीत करें, वहां पर भी जबरदस्त बारिश है। और अंबाला चंडीगढ़ की तस्वीर देखिए, ये हाईवे है और हाईवे पर पानी किस तरीके से भरा हुआ है। लोगों के करीब करीब कमर तक पानी है। लोग अपना सामान लेकर गाड़ियों से बाहर निकल गए कि वहां से दूर जाने का कोई रास्ता वो शायद तलाश सके।
तो दो तस्वीर आप देखिए, एक तरफ चंडीगढ़ अंबाला हाईवे का ये हाल है, तो दूसरी तरफ अंबाला के कालपी पुल के पास अचानक एक बस पलट गई। पानी की तेज धारा थी, बस पलटने से 27 यात्री उसमें फंस गए। बाद में रेस्क्यू फोर्स ने सभी लोगों को क्रेन की मदद से, आप देखिए कैसे एक एक कर इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। अभिषेक राज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, सबसे ज्यादा हिमाचल में नुकसान और खास तौर पर मंडी के जो आसपास के इलाके, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल हिमाचल ने सबसे ज्यादा अभी के त्रासदी को झेला है और अभी भी अगर हम बात करें तस्वीरों से दिखाएं तो देखिए क्या हालात हैं। अभी भी जो पहाड़ हैं वो पहाड़ के टुकड़े ऊपर से लेकर नीचे जो चट्टाने हैं वो गिरती हुई आपको नजर आएंगी। और यही कारण है कि जब जो रास्ता जो कि पर्यटकों से खुशहाल हुआ करता था, जिस रास्ते पे काफी ज्यादा जो लोग हैं वो आया जाया करते थे, रास्ता काफी चहल पहल भरा रहता था, आज देखिए इस पूरे रास्ते को आपको सुनसान नजर आएगा। कोई भी लोग जो है वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो हालत है यहाँ की वो बेहद खराब है। जो पहाड़ है वो पता नहीं कब गिर जाए, चट्टान कहां से आके कब गिर जाए ये किसी को नहीं पता। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं ये अभी गिरे हैं इस पहाड़ से, और यही आलम आपको इस पूरे रोड पे दिखेगा। स्वर घाटी का ये एरिया है हिमाचल प्रदेश का, और इसके आगे जो है वो आप समझिए कि मंडी है। तो मंडी के क्या हालात होंगे वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन देखिए जिस तरीके से इस पहाड़ के सारे टुकड़े जो है वो आपको नजर आएंगे जो गिरे हुए हैं, ये अपने आप में बिल्कुल डराने वाली तस्वीर है। और यहाँ पे जो सैलानी है, जो पर्यटक है, वो भी अब यहाँ पे आने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं। और इसके बाद अब जो है वो जो स्थानीय प्रशासन है उसने पत्थरों को हटाने का जो काम है वो भी किया है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आप देखिए इस जगह तक जो पत्थर है वो आ गए थे और उसके बाद इन पत्थरों को अभी साइड किया गया है ताकि जो रास्ता है उसको थोड़ा सा खोला जाए। लेकिन देखिए सैलानियों में एक डर भी कह सकते हैं कि जिस रास्ते के ऊपर पहले लोग जो है तो कुल्लू मनाली जाने के लिए लाइन लगी रहती थी गाड़ियों की, आज वो पूरा का पूरा रास्ता आपको सुनसान दिखेगा, कोई भी गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अभिषेक आपको रोकते हैं। अभिषेक यहाँ पर मौजूद है, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ था, गनीमत है थोड़ा सा रास्ता वहां पर साफ कर दिया गया है, फिर भी कुछ टुकड़े आपको दिखाई दे रहे थे। अभिषेक की इस रिपोर्ट में बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए। और आपको यह भी बता दें कि करीब 10 रिपोर्टर हमारे अलग अलग जगहों पर तैनात हैं ताकि बाढ़ बारिश से कितनी बर्बादी हो रही है, हालात क्या हैं, उन 10 रिपोर्टर्स के जरिए तस्वीरें हम आप तक पहुंचा सकें। और लगातार ये तस्वीरें आपको टाइम्स नाउ नव भारत पर देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल पंजाब का रुख करते हैं, जहां पर बाढ़ से निपटने के लिए फोर्स को तैनात करना पड़ा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती है। फतेहगढ़ साहिब में सेना के जवान तैनात हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तो पंजाब से अब ये तस्वीर आप देखिए, अलग अलग इलाके पंजाब बाढ़ की चपेट में है, फोर्स तैनात है, एजेंसियां तैनात हैं। फतेहगढ़ साहिब की तस्वीर देखिए, कैसे नाव के सहारे बाढ़ प्रभावित इलाकों में जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। तो ये फतेहगढ़ साहिब की तस्वीर है, ना सिर्फ पहाड़ी इलाके बल्कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी इस बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। अब आपको एक एक कर 5 अलग अलग राज्यों की ड्रोन तस्वीर दिखाते हैं। इन राज्यों में कैसे पानी ने जोरदार प्रहार किया, ये आप तस्वीर देखिए। दिल्ली की अगर हम बातचीत करते हैं, दिल्ली में यमुना नदी लाल निशान के ऊपर है, खतरा है दिल्ली के निचले इलाकों में। इसको लेकर मीटिंग और कैसे लोगों को सुरक्षित कर दिया जाए इसके प्रयास चल रहे हैं। गुरुग्राम की बातचीत करते हैं, कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया हाईवे पर। मंडी हिमाचल, जहां पर अभिषेक मौजूद थे, उफान पर ब्यास नदी और ब्यास नदी के आसपास के इलाके वो उसकी चपेट में आ रहे हैं। रूपनगर की बात करें पंजाब की, जहां पर सतलुज नदी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। इसके अलावा राजस्थान के अजमेर की बात करें, वहां पर भी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। तो ये अलग अलग जगहों के आंकड़े आपके सामने रखे, कहां पर कितना ज्यादा नुकसान है, ये तस्वीरें। भारी बारिश का अलर्ट है और इस अलर्ट के बीच 4 राज्यों में एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है। एनडीआरएफ के जवान तैनात है ताकि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। किन किन राज्यों में कितनी टीमें तैनात है वो भी जानिए। पंजाब में 14 टीमें तैनात है, हिमाचल में 12 टीमें तैनात है, उत्तराखंड में 8 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा हरियाणा में एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात की गई हैं अलग अलग लोकेशंस पर। चलिए अब आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे मानसूनी मुसीबत हर तरफ कहर बरपा रही है। इन 8 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। फतेहगढ़ में आर्मी एक्शन में है, चमोली में ग्लेशियर फट गया,
जयपुर का एसएमएस अस्पताल, उसके अंदर पानी घुस चुका है। रोपड़ के गांवों में भी पानी घुस चुका है। इसके अलावा स्क्रीन के दूसरे हिस्से की तस्वीर देखिए। कुल्लू की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जहां पर ट्रक बह गया। उत्तरकाशी में वाहन फंसा था, उसके ड्राइवर को ट्रैक्टर के सहारे और रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। सोलन में भीषण लैंडस्लाइड। कसोल में भी आप देखिए कैसे रिहायशी इलाके जो होटल हैं, उन इलाकों में पानी की तेज धारा बह गई है जबरदस्त तरीके से। जहां पर आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। यमुना ने इस बीच बड़ी खबर यह है कि खतरे के निशान को पार कर दिया। निचले इलाकों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। यमुना का डेंजर मार्क 205.33 मीटर पर है और नदी फिलहाल इससे ऊपर है, इससे थोड़ा ही ऊपर है, लेकिन खतरे के निशान को पार कर गई है 206 मीटर से ज्यादा के लेवल पर। हाथीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। तो देश की राजधानी दिल्ली के जो निचले इलाके हैं उसमें बाढ़ की आशंका, वजह की यमुना का निशान खतरे के निशान को पार कर चुका है। तो दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है। उफनती यमुना और जो खतरे का निशान है वो आप देखिए 205.33 है, लेकिन फिलहाल यमुना नदी बह रही है वो 206.24 मीटर, ये है पानी का लेवल। और इसीलिए जो दिल्ली के निचले इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है कि लोग छोड़ दें, ऊंची जगहों पर चले जाएं, खुद को सुरक्षित कर लें। अनाउंसमेंट की जा रही है, प्रशासन की नजर वहां पर है ताकि लोगों को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। भावना हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी, सीधे उनका रुख करते हैं। भावना, खतरे के निशान के ऊपर यमुना और इसी वजह से दिल्ली के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। जरा तस्वीरें दिखाइए और जानकारी क्या। बिल्कुल, देश की राजधानी आपको हम दिखा देते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति है। आप देखिए पानी इस वक्त उफान पर है यमुना नदी में और लगातार पानी हाथीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है। और राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, इस वजह से भी देखिए पानी का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। इस वक्त 206.24 मीटर है पानी और बताया जा रहा है कि आज शाम तक जिस तरह से पानी का लेवल बढ़ रहा है, फ्लड लेवल जो होता है 207.50 मीटर उसको भी क्रॉस कर सकता है। उसके बाद बाढ़ का खतरा राजधानी दिल्ली में मंडरा रहा है और पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है। उसके बाद इस वक्त हमारी मौजूदगी अब आपको दिखाते हैं लोहा पुल पे है, इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है बैरिगेटिंग लगा के, ताकि लोग यहां से ना गुजरे। और साथ ही साथ ऊपर इस पुल से ट्रेन गुजरती है उस पर भी रोक लगा दी गई है। और जिस तरह से पानी बढ़ रहा है उसके बाद खतरे को देखते हुए जो निचले स्तर पर रहने वाले लोग हैं वो कितना ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उन्हें इसको देखते हुए कल शाम से यहाँ पे इवैक्यूएशन का काम चल रहा है और साथ ही बहुत सारे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। और बताया जा रहा है कि लगातार हाथीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद अब जो जलस्तर है वो 206.24 है और आज शाम तक ये 207 को क्रॉस कर सकता है। चलिए भावना, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। आप वहां पर मौजूद रहिए, तस्वीरें लगातार भेजते रहिए, दर्शकों को दिखाते रहेंगे। 10 रिपोर्टर देश भर में अलग अलग जगहों पर खासतौर पर इसलिए तैनात हैं ताकि आप तक बाढ़ बारिश की हर तस्वीर पहुंचे। लेकिन फिलहाल बात टमाटर की और उत्तर प्रदेश की बात, जहां पर टमाटर को लेकर राजनीति गर्मा गई है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। बीते दिनों पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से टमाटर के लिए कड़ी सुरक्षा वाली तस्वीर वायरल हुई थी। एक दुकानदार ने टमाटर की सुरक्षा के लिए 2 बाउंसरों को तैनात किया था, लेकिन अब पुलिस ने दुकान के मालिक और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सब्जी बेचने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अजय फौजी को तलाश कर रही है। वहीं अखिलेश यादव ने गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में टमाटर के सवाल पर आप पुलिस भेज दे रहे हो आगे, दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता होगा और मैं समझता हूँ मुंबई में भी नहीं होता होगा। सोचो प्रधानमंत्री के क्षेत्र में ही हो रहा हो कि अगर टमाटर के सवाल पर कोई आंदोलन करे तो उसे जेल भेज देंगे आप। और अब पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं, जहां पर पंचायत चुनाव के बाद आज नतीजों का दिन है। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 73,887 सीटों पर पंचायत चुनाव हुए थे, आज नतीजे आ रहे हैं। इससे पहले वोटिंग के दौरान जबरदस्त तरीके से हिंसा, पुनर्मतदान भी कल कई सीटों पर कराना पड़ा। करीब 697 बूथों पर कल पुनर्मतदान हुए थे। अब आज नतीजे आएंगे, वोटों की गिनती शुरू हो गई है और इसको लेकर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे जैसे रुझान आते हैं और उसके बाद क्या नतीजे पंचायत चुनाव में। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में सियासी हिंसा थम क्यों नहीं रही है, लगातार वहां पर हिंसा हुई है।
तो आज बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से यानी अब से थोड़ी देर पहले वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सभी मतगणना केंद्रों पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। तो ये इंतजामात हैं आज काउंटिंग डे को लेकर, और दोपहर के बाद तक तस्वीर साफ भी हो जाएगी। लेकिन अब खबर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से, जहां पर मतगणना से पहले देर रात हंगामा हुआ, जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे कि हंगामा और हिंसा ये पश्चिम बंगाल की सियासत में कभी रुकने का नाम नहीं ले रहे। कूच बिहार के दिनहाटा में टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम में एंट्री पर बवाल मच गया। यानी मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम में एंट्री को लेकर यह पूरा विवाद था। सुरक्षा बलों के साथ इमारत में गए बीजेपी नेता अजय राय, टीएमसी समर्थकों ने मौके पर वहां पर पहुंचकर जबरदस्त हंगामा किया। अजय राय ने मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम खोले जाने का आरोप लगाया और चेकिंग के लिए सुरक्षा बलों के साथ अंदर एंट्री ले ली। इसी के बाद वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचे थे और वो उनके समर्थकों से भिड़ गए। ये तस्वीरें अलग अलग आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में पिछले 3-4 दिनों में अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई है। नॉर्थ दिनाजपुर में हिंसा और हंगामे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर उपद्रवियों को खदेड़ा गया था। वोटिंग के दौरान हिंसा हुई थी, घर में घुसकर दबोचा गया था जो लोग उपद्रव मचा रहे थे। इस बीच बवाल हंगामे की खबर आई है पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर से, जहां की एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। पुनर्मतदान के बाद उत्तर दिनाजपुर में बवाल हुआ है। टीएमसी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए। उपद्रवियों को खदेड़कर सुरक्षा बलों ने उन्हें दबोचा। पथराव करने वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। तो ये नॉर्थ दिनाजपुर की तस्वीर है, जहां पर उपद्रवियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन चलाया। उनके घरों में घुसकर उन्हें बाहर निकाला। नॉर्थ दिनाजपुर के बाद अब खबर दक्षिण दिनाजपुर से, पश्चिम बंगाल से, जहां पर सुकांत मजूमदार के काफिले को रोकने पर झड़प हो गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर काफिले को रोकने का आरोप है। दक्षिण दिनाजपुर दौरे पर थे बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, उन्हें उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार दक्षिण दिनाजपुर के हजरतपुर गांव का दौरा करने गए थे, जहां पर बीजेपी समर्थक को पंचायत चुनाव में हिंसा के दौरान टारगेट किया गया था। हिंसा पीड़ितों ने सुकांत मजूमदार को अपनी आपबीती सुनाई। इस दौरान पुलिस वाले भी उनसे बहस करते दिखाई दिए। बंगाल पंचायत चुनाव और हिंसा, इस पर बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कल बंगाल जाने वाली है। हिंसा प्रभावित इलाकों में जाएगी। 4 सांसदों की कमेटी बंगाल हिंसा को लेकर जांच करेगी। रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। बंगाल पंचायत चुनाव में जमकर हिंसा हुई। 8 जुलाई को मतदान के दिन ही 15 लोग मारे गए थे। इसी के बाद बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी लगातार बंगाल हिंसा की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो बंगाल चुनाव में हिंसा और इस हिंसा के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल हिंसा की जांच के लिए 4 सदस्यों की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, उसमें कौन कौन है ये आपको बता देते हैं। कमेटी में कौन कौन है ये देखिए। रविशंकर प्रसाद है सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री। इनके अलावा सत्यपाल सिंह है सांसद। 4 सांसदों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है। इनके अलावा रेखा वर्मा और राजदीप रॉय, ये 4 सांसदों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, जिसे लीड करेंगे रविशंकर प्रसाद, और ये जाएंगे पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तेज होती सियासत पर अगली खबर आपको बता दें। 4 सांसदों की टीम मणिपुर भेजने वाली है टीएमसी, यानी बीजेपी की टीम पहुंच रही है पश्चिम बंगाल। उधर टीएमसी ने अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जो कि टीएमसी जा रही है। 14 जुलाई को हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेगी। डेरेक ओब्रायन की अगुवाई में यह दौरा होने वाला है। इसके बाद ममता बनर्जी को रिपोर्ट सौंपेंगे टीएमसी सांसद। बीजेपी बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर यह फैक्ट फाइंडिंग के जरिए जो सियासत हो रही है, और अब सीएम ज्योति मौर्य मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, निलंबित किए जा सकते हैं होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे। जांच में कमांडेंट मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं। डीआईजी रेंज प्रयागराज की जांच में दोषी पाया गया है, यह बड़ी खबर है। डीआईजी ने डीजी होमगार्ड को रिपोर्ट सौंपी है। मनीष के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने की सिफारिश भी की गई है। तो ये पूरा मामला एक नया मोड़ लेता हुआ ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच का विवाद, आरोप प्रत्यारोपों का दौर, लेकिन उन सबके बीच मनीष दुबे पर कार्रवाई हो सकती है। जांच में दोषी पाए गए हैं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मनीष यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, ये बड़ी खबर, क्या पूरी जानकारी जो आ रही है वो जरा बताइए।
देखिए राकेश, आलोक मौर्य की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी डीजी होमगार्ड के यहाँ। डीजी होमगार्ड ने डीआईजी होमगार्ड को ये जांच सौंपी थी। प्रयागराज के डीआईजी संतोष ये जांच कर रहे थे। इस जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि कुछ अनियमितताएं मनीष दुबे के मार्फत हुई हैं, जिनको लेकर रिपोर्ट में सारी चीजें बयां की गई हैं और साथ ही उन आधार पर जो सूत्रों से जानकारी मिल पाई है, मनीष दुबे को दोषी भी पाया गया है। पहले भी नियुक्ति के दौरान कई बार शिकायतें मिलती रही हैं, होमगार्ड ने शिकायतें की हैं, पहले भी शिकायतें होती रही हैं और जिनके चलते इनका तबादला पहले भी किया जा चुका था। अभी जब आलोक मौर्य ने शिकायत की थी, उसके बाद गाजियाबाद से इनका ट्रांसफर महोबा कर दिया गया था और अब जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। तो ऐसे में डीजी को फैसला लेना है कि क्या कुछ किया जाना है, लेकिन जो जानकारी मिल पाई है उसके हिसाब से मनीष दुबे को निलंबित भी किया जा सकता है, क्योंकि जांच में जिन बिंदुओं पर ये जांच की गई थी, जो आरोप आलोक मौर्य ने लगाए थे अनियमितताओं। निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है मनीष जो हमको जानकारी दे रहे थे, और इस बड़ी खबर पर देश भर की नजर है कि आखिरकार ज्योति मौर्य और आलोक के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच एक जो नया किरदार था जिसकी वजह से पूरा विवाद और जिसको लेकर आलोक के अपने आरोप थे, उस मनीष दुबे को विभागीय जांच का सामना करना पड़ेगा। जो जानकारी सामने आ रही है कि शुरुआती जो जांच हुई है उसमें मनीष दुबे को दोषी पाया गया है और हो सकता है उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। और उससे पहले भी जो मनीष बता रहे थे कि कई सारी शिकायतें हुई हैं मनीष दुबे के खिलाफ, तो इस बड़ी खबर पर सबसे पहले यह अपडेट हमने आपके सामने रखा है। आगे भी आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल देश भर की कुछ और खबरें सिर्फ 1 मिनट में। बेलगावी जिले में हुई जैन मुनि की हत्या मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने जांच को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है। जी परमेश्वर ने मामले की जांच और अब तक की गई गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस की तारीफ की। वहीं इस मामले में जैन समुदाय ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया। लगातार बारिश की वजह से राजस्थान के फुलेरा जंक्शन पर जम्मू तवी ट्रेन को रद्द कर दिया गया। ट्रेन रद्द होने से यात्री गुस्से में आ गए। यात्रियों का आरोप है कि उन्हें अपने गंतव्य पर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। कई महिला यात्री अपने बच्चों के साथ यात्रा कर रहे। कर्नाटक के उडुपी में एक बच्चे का अपार्टमेंट की 11वीं मंजिल से रेस्क्यू किया गया। उडुपी में 8 साल का एक बच्चा अपार्टमेंट की खिड़की के नीचे फंस गया। फायर डिपार्टमेंट की टीम ने 11वीं मंजिल से उतरकर बच्चे का रेस्क्यू किया। और चलिए अब कटनी का रुख करते हैं, जहां पर कटनी के विधायक संजय पाठक के बयान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक संजय पाठक ने कहा जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो उनकी नजर में पाकिस्तानी है। घुनौर में भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातचीत कही है। तो ये बड़ी खबर है, घुनौर से कटनी के विधायक संजय पाठक के बयान का ये वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर उन्होंने वंदे मातरम को लेकर अपनी बातें कही हैं। और अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर की। सबके चाहते बाबा बागेश्वर के स्वागत के लिए ग्रेटर नोएडा में क्या तैयारी है, 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के बाद बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कथा कार्यक्रम आज से ग्रेटर नोएडा में शुरू होगा। बाबा के स्वागत के लिए भव्य पंडाल भी बनकर तैयार हो चुका है। बाबा बागेश्वर के पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए हैं। बाबा के दर्शन के लिए लोगों के अंदर गजब का उत्साह दिख रहा है।